नमस्कार। आज का टॉपिक हमारे नॉर्मल वास्तु टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। आज हम आयुर्वेद के साथ बात करेंगे। आयुर्वेद के कौन से 3 दोषों की, जो कि हैं वात, पित्त और कफ। आज के कोरोना के इस मौसम में हमें वात, पित्त और कफ का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ये ज़रूरी है। आप देखिए, कोई विटामिन सी ले रहा है, तो कोई कुछ ले रहा है, तो कोई कुछ ले रहा है। ये किसी ना किसी एंगल से आपके वात को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है। आयुर्वेद पे जा रहा हूँ, बाकी एलोपैथी में जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी हम इसके लिए स्पेशली वात, पित्त, कफ पे ही, जो हमारे आयुर्वेदिक के हैं 3 दोष, इस पे हम बात करेंगे। तो ये जो वात, पित्त और कफ है, ये आप पकड़ सकते हैं। पहले हम वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ना, जिनका वात नेचर होता है, उनके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं कि वो होते एक्चुअली में कैसे हैं। तो जो वात प्रकृति के, जो वात, जिनका नेचर वात का होता है, वो थोड़े से ना क्रिएटिव नेचर के होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और आज आज़ादी पसंद करते हैं। वो किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करते, खुले विचारों के होते हैं, ओपन माइंडेड जिसे हम कहते हैं। वो कुछ इस तरह के होते हैं। अब इनमें डिसबैलेंस या बैलेंस की स्थिति क्या होती है? तो जो वात प्रकृति का जो व्यक्ति है, उसमें बैलेंस, जब वो व्यक्ति खुद बैलेंस रहता है तो वो काफ़ी दोस्ताना नेचर का होता है। आपने देखे होंगे अपने आसपास, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, काफ़ी वो बबली बबली से होते हैं, है ना। जब वो अपने उस नेचर में होते हैं और उनका वो नेचर जो वात प्रकृति है वो बैलेंस होता है, तब की बात कर रहे हैं। एंथोइस्टिक भी होते हैं, बट अगर वो इम्बैलेंस हो तब वो कैसे होंगे? तब वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। आपने देखे होंगे ना, कई लोग इंटरव्यू में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ये वात प्रकृति वाले अधिकतर होते हैं। ये छोटी सी बात पे डर जाना, या कई बार आपने देखे होंगे कि चीज़ें भूल जाना, ये इनकी मूलभूत प्रकृति होती है बाद वालों की। ये डर भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जल्दी जल्दी डर जाते हैं, है ना। भूल भी जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। ये है। अब हम आते हैं पित्त के नेचर पे, कि पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। उसे डर नहीं लगता किसी चीज़ का भी। जो लड़ाकू लोग पहले के होते थे ना, वॉरियर्स, जैसे हमारे जट लोग होते हैं, हरियाणा के लोग होते हैं, वैसे ही उन लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू होते हैं और लीडरशिप का गुण उनमें बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे, आप अपने आसपास देखिए, जिन लोग लीडर बने घूमते हैं, लीडर बने घूमते हो, वो बनाया जाए या ना जाए वो अलग बात है, बट खुद को लीडर बने घूमते हैं, वो लीडरशिप अपना वो बखाड़ेंगे ही, वो दबना नहीं पसंद करेंगे। पहली बात, किसी से नहीं दबेंगे, अपने आप को सुपीरियर बताएंगे। ये जो लीडरशिप, और वो देखेंगे कि उनके अंडर में 4-5 लोग आ ही जाते हैं काम करने के लिए,
या उनकी बात सुनते ही हैं चार पांच लोग। चार पांच लोग तो मैंने ऐसे ही कह दिया, बट आपकी सोसाइटी में उनके बात का एक प्रभाव रहता है। तो ये पित्त प्रकृति के नेचर के रहते हैं, लीडरशिप गुण इनमें रहता है। तो ये जब बैलेंस स्टेट में रहते हैं ना, तो ये थोड़े से मजाकिया हो जाते हैं, सहयोग भी करते हैं और कॉन्फिडेंस से भरपूर भी रहते हैं। और जब इनबैलेंस होते हैं तब गुस्सैल हो जाते हैं। उनकी प्रकृति काम में लग जाते हैं तो मतलब लग ही जाते हैं। आप समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है और कंटिन्यू काम किए जा रहा है, वो बिना किसी और चीज के बारे में सोचे, तो वो बिना आराम किए, तो वो वर्कहोलिक व्यक्ति वो पित्त प्रकृति का है, या उसका पित्त इम्बैलेंस हो गया है। वो प्रकृति का, उसका मूलभूत प्रकृति हो या ना हो, बट उसका पित्त इम्बैलेंस हो गया, तब वो वर्कहोलिक हो गया है, ऐसा है। और उसमें डिक्टेटरशिप की क्वालिटी जो रहती है, वो आपको प्रवचन देना शुरू कर देगा, और थोड़ा सा वो क्रिटिकल भी बन जाता है उस समय, ऐसा। तो इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस है पित्त की। अब कफ, अब अगर कफ प्रकृति में आए, तो जो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति होता है ना, वो इमोशनल, उसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, इमोशन उभर उभर के बहता है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वो भक्ति करेगा, डिवोटी होता है, भगवान को करे या किसी एक व्यक्ति का, उसने एक व्यक्ति को चुन लिया, मतलब वो व्यक्ति ही उसके लिए सब कुछ। लविंग नेचर भी होता है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भी होते हैं, थोड़े से उनके ना वजन थोड़े बड़े हुए भी रहते हैं, ये हैं। अच्छा, अगर ये बैलेंस होते हैं तो पेशेंस उनमें काफ़ी ज़्यादा फिर रहता है, वो डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं, दयालु भी हो जाते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। और अगर इम्बैलेंस होती है ना, तब वो थोड़े से वो, मतलब किसी चीज़ में काम किए तो वो रुक जाएंगे, कुछ सोचे तो रुक जाएंगे। या कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखा ना कि वो रुका हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है, इस एक चीज़ के आगे वो सोच नहीं पा रहा है, उसकी जो क्षमता है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, मतलब आप समझ लीजिएगा कि उसका कफ इम्बैलेंस है। ठीक है। अब एक नॉर्मल सा मैं एक सिंपल बात बता दूं कि वात वाला व्यक्ति को आप मान लीजिए कि 50 किलो का है, ठीक है। पित्त वाले व्यक्ति को आप मान लीजिए कि वो 50 से 75 चले गया, है ना, मैक्सिमम 75, 50 से 75। और कफ वाले को आप मान लीजिए कि वो 75 से 80, 90, 100, ऐसा उनका वजन रहेगा। ये एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ पकड़ने का। ये मूलभूत प्रकृति, इसमें और भी चीज़ें हैं, डिटेल में आपको दे दूंगा। और आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, चाहे मोबाइल में कहें चाहे आपके गूगल में कहें, आप सर्च कर सकते हैं, या कई ऐसे फॉर्म्स भी आते हैं, किताबें भी आती है, जिसके थ्रू आप अपना मूल प्रकृति, वात पित्त कफ, ये आप पता कर सकते हैं। और वो कितने परसेंट में आपके बॉडी में है वो भी आप पता कर सकते हैं। उपचार उसी के अनुसार होते हैं, आयुर्वेद में तो उसी के अनुसार उपचार होते हैं कि किसका वात कितना बड़ा हुआ है, किसका पित्त कितना बड़ा हुआ है, किसका कफ कितना बड़ा हुआ है, क्या डिसबैलेंसेस है उस पर, क्या बैलेंसेस है उसमें, उसके बेस पे ये सारे उपचार होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, उपचारों पे जाते हैं। तो इनको बैलेंस कैसे किया जाए, तो एक किताब लिखी गई है अष्टांग हृदयम, ये भागवत जी की लिखी गई है अष्टांग हृदयम, है ना, आयुर्वेद की किताब है।
तो इसमें कहा गया है कि किसी भी त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए 3 चीजें चाहिए: उस व्यक्ति का आहार, उस व्यक्ति का विचार और उस व्यक्ति का व्यवहार। अगर आपने इन तीनों को बैलेंस कर लिया तो आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा, आपका वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, डाइट में आप सर्च कर सकते हैं कि ये जो आपके वात पित्त कफ के कौन कौन से फल होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं, वो आप उस समय के हिसाब से, उस सीज़न के हिसाब से अब ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर भी एक एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ आता है, आपके किचन में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अष्टांग हृदय में भागवत जी ने उसके बारे में बहुत ही अच्छे से कहा है आपका, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला नाम से ही पता चल रहा है 3 फल। 3 फल कौन कौन से? आंवला, विभीतकी और हर्तकी। आम्लकी, आंवला आप जानते हैं, ठीक है। विभीतकी को आप बहरा के रूप में भी जानते हैं, है ना। आहर्तकी, जिसे आप हरर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें आप ले कैसे, कितना लें, किस मात्रा में लें, इसको बनाए भी तो कैसे? तो आंवला आप मान लीजिए, चम्मच के बेस पे बोलूं तो 3 चम्मच आंवला, 2 चम्मच बहरा और 1 चम्मच हरड़। और आपके उसमें जाए तो 300 ग्राम आंवला, 200 ग्राम बहरा और 100 ग्राम हरड़। ये सबसे, ये जो रेशियो बनके जो ये त्रिफला बनेगा ना, ये सबसे बेस्ट त्रिफला होता है जो वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने में सक्षम है, सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। अच्छा, ले तो कैसे लें? त्रिफला 2 टाइम लिया जा सकता है, एक तो मॉर्निंग में और एक है रात को। मॉर्निंग में कैसे लें? 1 चम्मच त्रिफला, 1 बड़ी चम्मच, है ना, 1 बड़ी चम्मच त्रिफला, उससे आप गुड़ या शहद, गुड़ या शहद मधु के साथ आप ले सकते हैं। दूसरा आपका रात को 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच त्रिफला, उसे जो गुनगुना पानी होता है उसके साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या करेंगे? दोनों समय में, जो आप मॉर्निंग में भी लेंगे और नाइट में भी लेंगे, ये दोनों के काम अलग अलग हैं, ये दोनों के काम अलग अलग हैं। जो मॉर्निंग में जो लिया जाता है ना, आपका जो त्रिफला मॉर्निंग में गुड़ या शहद के साथ जो त्रिफला लिया जाता है जैगरी के साथ, वो आपका पोषक का काम करता है। और जो रात में लिया जाता है ना, वो रेचक का काम करता है। रेचक माने जो आपके बड़ी आंत की साफ सफाई करे, जो आपके पेट की साफ सफाई करे, वो। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो रात में ले लीजिए, और जो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं हम ओके हैं, हमें ना तो कॉन्स्टिपेशन है ना कुछ है, हम फाइन हैं, तो मॉर्निंग में ले लीजिए। इससे होगा क्या, मॉर्निंग में जो आप
लेंगे ना त्रिफला, उससे आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको पूरा पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। आपको जो भी आपके बॉडी की नीड्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन तक भी वो आपको त्रिफला देगा। सबसे बेस्ट है ये। इससे इजी तरीका वात पित्त कफ को तीनों को बैलेंस करने का पूरे आयुर्वेद में एक भी नहीं है। सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट जो आपके घर के किचन में मिल जाता है। मॉर्निंग में पोषक और रात में रेचक। ठीक। अब विचार को आप कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए सबसे बेस्ट आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से बेस्ट कोई तरीका नहीं है जो आपके विचार को, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सके। हाँ, इस पे हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आगे और भी, अभी तो शुरुआत हुई है। वात पित्त कफ तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे तो हमें आगे और भी बातें करनी है। अभी तो छोटी सी एक मैंने आपको शुरू करना था और आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना था, तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट किया है मैंने। इसे तो हम वास्तु के साथ भी लिंक करेंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें कि वास्तु में आपने देखा होगा शक्ति चक्र में वात पित्त और कफ भी हैं। हाँ, अभी रजत सतत तमस में भी हमें जाना है, तो वात पित्त कफ को भी हमें वास्तु में भी बैलेंस करना है। इवन ज्योतिष में भी, जब हम आगे ज्योतिष में बढ़ेंगे तो वात पित्त कफ रजत सतत तमस, इसे हम ज्योतिष में भी लिंक करेंगे आयुर्वेद को। तो थॉट के लिए तो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन की एक्चुअल जो प्रोसेस होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे बेस्ट है। और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको उठ के बैठ के आपको ध्यान लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो म्यूजिक, जो सूदिंग म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, जो आपको कम डाउन करता है, जो आपको रिलैक्स करता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है ना, उस पे आपकी प्रकृति पे आपको कौन सा म्यूजिक सबसे प्रिय है, नॉर्मल दिन आप याद कर लीजिए, उसमें ऐसा म्यूजिक तो कुछ होगा जो आप सुन सकते हैं, जो आपको काफी अच्छा लगता है, तो वो म्यूजिक आप सुनिए। कोई जरूरी नहीं है उठ के बैठ के सीधे बैठे रहना या कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। आप लेटे लेटे कान में म्यूजिक लगा के भी अकेले आप ध्यान कर सकते हैं। ये है, उससे आपके विचार क्लियर होंगे, और जब विचार क्लियर होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके व्यवहार में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ये आहार और विचार, ये दोनों जब बदल जाते हैं तो व्यवहार भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसके हिसाब से बदलता है। ये आप कहें, आहार और व्यवहार भी जब बदलने शुरू हो जाते हैं तो विचार भी बदलने शुरू हो जाते हैं। दोनों, ये तीनों में से कोई भी दो बदलने शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिक वो तीसरा भी अलाइन हो जाता है। ये नेचर है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।